नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोई भी एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। और साथ ही साथ ये चैप्टर आपकी गणित की बेसिक समझ को मजबूत करता है। तो ये चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपको गणित की शुरुआत करनी है तो आप इसी चैप्टर से करिए, क्योंकि ये चैप्टर आपकी बेसिक समझ को अच्छा कर देगा। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को मैंने देखा है कि उनको ये क्लियर ही नहीं होता कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है एक पूर्णांक में और एक प्राकृतिक संख्या में, क्या डिफरेंस होता है एक आभास संख्या और भाज्य संख्या में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत देती है बातें। तो आप अगर इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, किसी भी संख्या के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक सबसे पहले काम कीजिए आप लोग कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। फिर मैं आपको समझाऊँगा कि नंबर्स कैसे होते हैं और कैसे इनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक बात तो मैं और बता दूं आपको टेंशन नहीं लेनी कि यार कि आपको देख के परेशान हो रहे हो कि इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मुझे आप सिर्फ 10 से 15 मिनट 20 मिनट दीजिए। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको इसमें 1% डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। 1% डाउट नहीं रहेगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्लास की। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्या के बारे में। तो संख्या के बारे में एक बात बताऊं आपको, किसी भी संख्या का सरलतम रूप दो ही हो सकता है। या तो वो संख्या पूर्णांक होगी या वो संख्या दशमलव होगी। संख्या का और कोई तीसरा सरलतम रूप नहीं हो सकता। समझ में आई आपको बात? मतलब पूर्णांक का मतलब यहाँ से पूर्णांक का मतलब समझते हो ना, वे संख्याएं जो जिसमें दशमलव नहीं लगा होता उन्हें बोलते हैं पूर्णांक। जैसे कि 23 एक पूर्णांक है, लेकिन अगर मैं लिख दूँ 23.5 तो यह एक दशमलव संख्या है, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या का सरलतम रूप या तो पूर्णांक होगा या फिर वो दशमलव होगा, और कोई तीसरा सरलतम रूप नहीं हो सकता। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अच्छा ये बताइए 3/5 क्या है? फिर 3/5 भी तो एक संख्या है, लेकिन भाई जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सरलतम रूप में बदलेंगे तो क्या लिख जाएगा? ये 0.6 लिख जाएगा। बोलिए, तो इसका सरलतम रूप क्या आ गया? 0.6, यानी कि दशमलव फॉर्म आ गया। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर 2 की घात 2 ये भी संख्या का रूप है। बिल्कुल है, लेकिन जब आप इसको सरलतम रूप में बनाएंगे ना तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, और 4 एक पूर्णांक है। तो किसी भी संख्या का सरलतम रूप या तो पूर्णांक होगा या फिर वो दशमलव संख्या होगा, और कोई तीसरा फॉर्म बन ही नहीं सकता। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर √2 क्या है? फिर तो बेशक ये संख्या का रूप है, लेकिन जब इसको सरलतम रूप में तोड़ेंगे ना तो ये बनेगा 1.4142 ... बोलो बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो आपने यहाँ से एक बात सीखी कि किसी भी संख्या का दो ही फॉर्म हो सकता है, सरलतम फॉर्म, वो या तो पूर्णांक होगा या दशमलव होगा। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस हम इन दोनों को ही पढ़ने जा रहे हैं, इन दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, एक पूर्णांक को और एक दशमलव संख्या को। क्लियर है? और उसके बाद हम इनका जो आगे का जो लेक्चर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी, ये जिम्मेदारी मेरी है सिखाने की, और आप सीख जाएंगे इसको, ठीक है। आप बस जो मैं बताते जा रहा हूँ आप उनको डॉट की तरह रखते जाइए, और बाद में जाके देखेंगे तो आप बिल्कुल ये सब चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। ये सारे डॉट जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे और आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पूर्णांक से, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पूर्णांक से। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक के बारे में जैसे मैंने बताया, वे संख्याएं जिनमें दशमलव नहीं होता है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक और भी होते हैं जो -∞ से शुरू होते हैं, वो
-3, -2, -1, 0, 1, 2 और कहाँ तक इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब इनकी जो रेंज होती है ना वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है और इनमें कोई भी दशमलव संख्या इंक्लूड नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक में एक बात समझनी होगी कि 1 से लेके अनंत तक के पूर्णांक को कहा जाता है धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और माइनस अनंत से लेके -1 तक के पूर्णांक को बोला जाता है ऋण पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है। 0 ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, 0 ना धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब धन पूर्णांक से संबंधित बात समझ लीजिए। ये धन पूर्णांक, सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन है? तो पहले तो मुझे बताइए धन पूर्णांक का समूह कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर 1 से स्टार्ट होता है तो सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या बनेगा? 1 बनेगा। और सबसे बड़ा अनंत नहीं बनेगा। अनंत बोलना नहीं है, क्या बोलेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 और सबसे बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते। इसी प्रकार ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 और सबसे छोटा ज्ञात नहीं कर सकते। आपको ये तो पता होगा ना कि आगे जब बढ़ेंगे संख्या बढ़ती हुई मिलेंगी। तो ये -2 और -1 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है ना। तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 और सबसे छोटा ज्ञात नहीं कर सकते। इन बातों को नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, वैसे नोट करना चाहिए आपको इन बातों को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर हम 0 को धन पूर्णांक के समूह में मिला देंगे ना तो इन्हें कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। और अगर 0 को इसके समूह में मिला देंगे तो इसे कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगर 0 को धन पूर्णांक के समूह में मिला देंगे तो इसे बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर 0 को ऋण पूर्णांक के समूह में मिला देंगे तो इसे बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये समूह हैं, इनको याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि सवालों में इनकी चर्चा होगी कि नॉन नेगेटिव है, कि x और y नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है। इसकी जो हिंदी है वो आप लोग गूगल से देख लीजिएगा, मुझे इतनी याद नहीं है इसकी हिंदी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ तक आपको बात कंफर्म हो गई कि 0 से लेके अगर अनंत की बात करें तो कौन सा नंबर है? वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। और 0 से लेके अगर माइनस अनंत की बात करें तो वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये पूर्णांक के बारे में मैंने चर्चा करी आपसे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूर्णांक माइनस अनंत से लेके कहाँ तक होते हैं? प्लस अनंत तक। इसी से निकला हुआ है पूर्ण संख्या। क्या निकला हुआ है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का समूह निकला हुआ है। वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके अनंत तक होता है। 0, 1, 2। और इसी से निकला हुआ है प्राकृतिक संख्या। इसे बोलते हैं होल नंबर, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 1, 2, 3, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्लियर है बात आपको? तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी की जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब की सब पूर्ण संख्या हैं। बोलो, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में तो आ रही हैं सारी प्राकृतिक संख्याएं। बोलो, प्राकृतिक संख्याएं 1 से तो स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, और 1, 2, 3 पूर्ण में आ रहा है पूरा कि नहीं आ रहा? तो जितनी जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी की जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं। और जितनी की जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वे सभी की सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये जो संख्याएं लिखी हैं वो सभी की सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा कि जितने भी आपके पूर्णांक हैं या पूर्ण संख्या हैं या प्राकृतिक संख्या हैं, क्या उनको आप अंश बटे हर में लिख सकते हो? जैसे मैं लिखूं 3, तो क्या 3 को आप अंश बटे हर में लिख सकते हो? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप बटे में 1 कर देंगे तो क्या ये अंश बटे हर में नहीं लिख जाएगा? बिल्कुल लिख जाएगा। तो ये अंश बटे हर में लिख गया। और देख लीजिए, जैसे -5 है, इसको लिख सकते हैं अंश बटे हर में? बिल्कुल, बटे 1 कर लीजिए तो ये अंश बटे हर में लिख गया। तो हम ये जान गए कि जितने भी आपके पूर्णांक हैं, जितने भी आपकी पूर्ण संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, उन सभी को आप अंश बटे हर में लिख सकते हैं। तो इस बात को यहाँ पे नोट कर लीजिए
मैं नोट कर लेता हूँ, आगे काम आएगी हमारी ये बात, कि जितने भी आपके पूर्णांक हैं, अब पूर्णांक में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, और जितने भी आपके पूर्ण संख्याएं हैं और जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वे सभी के सभी उनको हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है ये बात, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दशम संख्याओं को, दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर। देखिए, दशमलव संख्याएं अभी तक जो भी आपने देखी होंगी वो इन 3 कैटेगरी के अलावा कोई भी दशमलव संख्या नहीं देखी होगी आपने। तो सबसे पहली कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, आपने दशमलव संख्या देखी होंगी दशमलव 2.5, 0 या 1.35 या 22.123। तो जो ये कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी कहलाती है शांत दशमलव की। कौन सी दशमलव की? शांत दशमलव की। अब शांत दशमलव क्यों कहा गया इनको, समझ में आया आपको? शांत दशमलव क्यों कहा गया? क्योंकि इस दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंक आना बंद हो गए हैं, यानी कि अंक अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अंक रुक गए हैं, यानी कि दशमलव के बाद ये संख्या पूरी की पूरी कंप्लीट होगी, चाहे वो 1 अंक के बाद कंप्लीट हो, चाहे वो 2 अंक के बाद कंप्लीट हो, चाहे वो 3 अंक के बाद कंप्लीट हो, चाहे वो 10 अंक के बाद कंप्लीट हो। तो कोई भी दशमलव संख्या जिनमें दशमलव के बाद अंक आना रुक जाएं, बंद हो जाएं, उन्हें बोलते हैं शांत दशमलव। और भी उदाहरण हैं इसके, जैसे आप देख लीजिए 25.732, ये भी किसका उदाहरण है? शांत दशमलव का। क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो होगी फर्स्ट कैटेगरी। अब सेकंड कैटेगरी आपने ये देखी होगी कि दशमलव के बाद अंकों का आना बंद नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। 4 5 4 5 4 5, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। तो ये जो कैटेगरी है ना, वो कहलाती है अशांत दशमलव की। कौन सी? अशांत दशमलव की। अच्छा, एक और देखी होगी आपने कैटेगरी, जिसमें देखो लिखा होगा 1.4142 चलता रहता है, 1.732145 और डॉलर चलता रहता है। और भी देख सकते हो 2.527819 और चलता रहता है। तो ये भी अशांत की कैटेगरी है। लेकिन ये अशांत और ये अशांत में एक अंतर है, वो आपको दिख भी गया होगा कि इस अशांत में हमें मालूम है कि इस अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, इनका एक पैटर्न बन रहा है। 4 5 4 5 4 5 4 5, आगे भी क्या आएगा? 4 5, आगे भी क्या आएगा? 4 5। इधर देखिए 2 3 4 2 3 4 2 3 4, आगे क्या आएगा? 2 3 4, आगे क्या आएगा? 2 3 4। तो इन दशमलवों को अशांत कहेंगे, क्योंकि ये भी नहीं रुकने वाले, ये भी नहीं रुकने वाले, रुकने वाले दोनों नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क किस बात का है? फ़र्क इसी बात का है कि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, चाहे वो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो, चाहे 2 अंक की हो रही हो, चाहे 3 अंक की हो रही हो, कितनी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो। लेकिन इसमें क्या है? इसमें यह है कि इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अब पुनरावृत्ति तो छोड़ो, इसमें आपको मालूम ही नहीं चल रहा कि कौन इसके बाद कौन सा अंक आएगा, इसके बाद कौन सा अंक आएगा, इसके बाद कौन सा अंक आएगा, या इसके बाद कौन सा अंक आएगा। तो आपको जब मालूम ना हो कि उस अंक के बाद अगला अंक कौन सा आएगा, तो ऐसे दशमलव को बोलते हैं अशांत और अनावर्ती दशमलव। अशांत और अनावर्ती दशमलव। नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, और ये होता है अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो आपने इन तीनों के अलावा और कोई चौथी कैटेगरी दशमलव संख्या की नहीं देखी होगी।
बोलो बात समझ में आई आपको? तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्या को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। क्लियर है? समझ में आ गया? अभी एक बात और समझिए कि जितनी ये शांत दशमलव हैं इनको आप अंश बटे हर में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे। लिख पाओगे बिल्कुल। और जितने के जितने ये हैं, क्या इनको आप अंश बटे हर में लिख पाओगे? तो इनको भी आप अंश बटे हर में लिख पाओगे, लेकिन इसके लिए अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये हाँ अंश बटे हर में लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये लिखा होगा 1/3, तो इसको अंश बटे हर में लिखने का तरीका ये हो गया। और इसको लिखेंगे 5/11, इसको लिखेंगे 2, 3, 4/999। तो इस प्रकार से हम शांत दशमलव को अंश बटे हर में ले सकते हैं। इसको कैसे लिखोगे अंश बटे हर में? अरे भाई दशमलव हटाओ, 2, 5, नीचे क्या आएगा? 2 जीरो आएंगे। दशमलव हटाओ तो 1, 3, 5, नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। ये तो पता है सबको। दशमलव हटाओ, इसमें दशमलव हटाओगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे? 22, 1, 2, 3, कितने जीरो आएंगे? 1, 2, 3, 1, 2, 3। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने नीचे क्या आते हैं? जीरो आते हैं। तो आपको मालूम चला कि शांत जितने के जितने आपके शांत दशमलव हैं उनको आप अंश बटे हर में ले सकते हो। जितने के जितने अशांत आवर्ती दशमलव हैं, ठीक है, उनको आप किस में ले सकते हो? अंश बटे हर में। लेकिन इनको कभी भी आप अंश बटे हर में नहीं लिख पाओगे, ये बात ध्यान रखना है। आप इनको अंश बटे हर में नहीं लिख पाओगे। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पे? समझ में आया? चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। मैंने इनको एक साइड लिख लिया है, क्या कि जितने आपके शांत दशमलव हैं या अशांत आवर्ती हैं उनको आप अंश बटे हर में लिख पाओगे, और जितने आपके अशांत अनावर्ती हैं उनको आप अंश बटे हर में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, मैं आगे जाके आपको एक चीज़ और बताऊंगा, बहुत ही शानदार चीज़ है जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, कि कैसे आप पहचानोगे कि कोई भी भिन्न अशांत है या शांत है। कैसे कोई भी भिन्न या तो अशांत है या शांत है, वो आपको देखते साथ समझ में आएगा। आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब मैं आपको समझाऊंगा। जब मैं आपको समझाऊंगा अभाज्य भाज्य संख्याओं के बारे में, तब मैं समझाऊंगा आपको। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमने अभी पढ़ा पूर्णांक के बारे में। तो जितनी पूर्णांक थी, पूर्ण थी, प्राकृतिक थी, उनको अंश बटे हर में लिख पाएंगे। जितनी ये संख्याएं थी उनको अंश बटे हर में लिख पाएंगे। जितनी ये हैं उनको अंश बटे हर में नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है? अब हम आते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने इनको सीखने के बाद अब हम इस पे आते हैं परमेय संख्या के बारे में। तो परमेय संख्या क्या होती है? तो वे सभी संख्याएं परमेय संख्याएं होंगी जिनको आप अंश बटे हर में लिख पाओ। किस में लिख पाओ? अंश बटे हर में। जिस किसी भी संख्या को आप अंश बटे हर में लिख सकते हो तो उन्हें कहते हैं परमेय संख्या। यानी जिनको आप p बटे q में लिख पाओ। अंश को हमने p मान लिया, हर को हमने q मान लिया। अगर आप जिनको p बटे q में लिख पाओगे उन्हें हम परमेय संख्या कहेंगे। इसमें कंडीशन होती है कि p और q एक पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक पूर्णांक होने चाहिए, तथा q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उन्हें बोलते हैं परमेय संख्या। एकदम बात क्लियर हो गई? तो इसकी दूसरी परिभाषा सुन लो पहले, वो भी अच्छी परिभाषा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही परिभाषा डिफरेंस क्रिएट करती है परमेय में और अपरमेय में। तो सुनिए ध्यान से। परमेय संख्या की दूसरी परिभाषा ये कहती है कि वे सभी दशमलव संख्याएं परमेय संख्या होंगी जिनमें एक निश्चित पैटर्न होगा, यानी कि जिनका व्यवहार सुनिश्चित होगा। जिनका व्यवहार अनिश्चित होगा वे परमेय संख्या नहीं होंगी, जिनका व्यवहार सुनिश्चित होगा। जैसे आपने देखा था अशांत आवर्ती का व्यवहार जो था वो सुनिश्चित था, मतलब उनका पैटर्न पहचानने योग्य था। जैसे आप देखिए 0.3333, ये कौन संख्या थी? अशांत आवर्ती थी कि नहीं थी? बोलो थी कि नहीं थी? और मैंने आपको बताया था इसको आप अंश बटे हर में ले सकते हो। तो अंश बटे हर की वजह से ये क्या बन जाएगी? परमेय संख्या बन जाएगी। और अगर दूसरी परिभाषा मैंने बताई आपको परमेय संख्या की कि वे सभी संख्याएं परमेय संख्याएं होंगी, वे दशमलव संख्याएं परमेय संख्या होंगी जिनका जो व्यवहार हो सुनिश्चित हो, पैटर्न जो है वो सुनिश्चित हो। कैसे? जैसे बताइए अगला अंक कौन सा आएगा? 3 आएगा।
उसके आगे कौन आएगा? 3 आएगा। मैं आपसे पूछूं बताइए 1000वें स्थान पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3 आएगा। इसके 1,00,000वें स्थान पे क्या आएगा, तब भी 3 आएगा। बोलो, तो आप इसका पैटर्न बता सकते हो। जैसे मैं आपको कहूँ कि बताइए 0.45 45 45 45, बताइए इसके 1000वें और 1001वें स्थान पे क्या आएगा, तब भी वो 4 5 ही आएगा। बोलो, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1,00,000वें स्थान पे क्या आएगा, तब भी आप बता दोगे ना, तो उसमें कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं है। तो इन सभी संख्याओं का पैटर्न कैसा है? सुनिश्चित है। लेकिन अशांत आवर्ती का जो पैटर्न है, अशांत अनावर्ती का पैटर्न है, वो क्या था? 1.4 1 4 2 3 5 1 4, ये सुनिश्चित नहीं था। और इनको तुम अंश बटे हर में लिख नहीं सकते। इसी वजह से ये वाली संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं नहीं होंगी। क्लियर है बात? तो आपने एक बात समझ में आई आपको कि कौन कौन सी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। इनमें से कौन कौन संख्याएं परमेय संख्या हो सकती हैं? तो पूर्णांक, जितने पूर्णांक हैं आपके, वे सभी के सभी परमेय संख्या हो सकते हैं। जितने की पूर्ण संख्या हैं वे सभी की सभी परमेय संख्या हो सकती हैं। जितने प्राकृत संख्या हैं वे सभी की सभी परमेय संख्या हो सकती हैं, क्योंकि इन सभी को आप अंश बटे हर में ले सकते हो। बोलो, बात क्लियर है? अब जितने की आपकी शांत दशमलव हैं उनको आप अंश बटे हर में ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, और ये आपकी परमेय संख्या बन जाएंगी। और अशांत आवर्ती को आप अंश बटे हर में ले सकते हो। और साथ ही साथ एक परिभाषा और, इनका पैटर्न भी कैसा होता है? सुनिश्चित होता है। तो इस वजह से ये आपकी परमेय संख्या बन जाएंगी। लेकिन ये वाली संख्याएं आपकी परमेय संख्या नहीं बनेंगी, और इसी वजह से इनको हम कह देते हैं कौन संख्याएं? अपरमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? एकदम पूरा क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आया? ठीक, चलिए अब आगे सीखते हैं अपरमेय संख्या के बारे में, इर्रेशनल नंबर। तो अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको तुम p/q में ना लिख पाओ। वे संख्याएं जिनको तुम p/q में ना लिख पाओ, और साथ ही साथ जिनका व्यवहार कैसा हो, और साथ ही साथ जिन दशमलव संख्याओं का व्यवहार सुनिश्चित ना हो कि उस अंक के बाद कौन सा अंक आएगा, उसे हम अपरमेय संख्या में रखेंगे। बात क्लियर एकदम? तो ऐसी कौन सी कैटेगरी है सिर्फ दशमलव की? ये वाली कैटेगरी, अशांत अनावर्ती वाली। तो अशांत अनावर्ती वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब की सब आपकी अपरमेय संख्या होंगी, अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं होंगी। जैसे देख लीजिए √2, इसकी वैल्यू होती है 1.4 1 4 2 3। √3, इसकी वैल्यू होती है 1.7 3 2 1 4, और चलती रहती है, रुकती नहीं है, और आपको पता भी नहीं चलेगा इसके बाद कौन सा अंक आएगा, इसके बाद कौन सा अंक आएगा। इसी प्रकार √5 2 दशमलव के आसपास आता है, मुझे याद नहीं है मान, और चलता रहता है। इसी प्रकार √6 √7 √8 और डॉट पाई। पाई का मान होता है 3.14 1 5 9 6 3 2, और चलता रहता है। तो ये सभी संख्याएं आपकी कैसी हैं? अपरमेय हैं। क्यों? क्योंकि इनको तुम p/q में लिख नहीं पाओगे। और इनके दशमलव के बारे में जरा चेक करो, तो दशमलव के बारे में चेक करोगे तो दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं उनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। आपको मालूम नहीं चलेगा कि 3 के बाद कौन सा अंक आएगा, उसके बाद कौन सा अंक आएगा, उसके बाद कौन सा अंक आएगा। इसी वजह से ये अपरमेय संख्याएं बनेंगी। एकदम क्लियर? अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर √2 है, इसके बटे में 1 कर दीजिए, तो बन गई है परमेय बन गई, क्योंकि आपने इसको लिख दिया अंश बटे हर में। तो अंश बटे हर में लिखने की शर्त एक और थी कि p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, नहीं है। नीचे वाला पूर्णांक तो है, लेकिन ऊपर पूर्णांक है? नहीं है। तो इसी वजह से तुम इनको अंश बटे हर में नहीं लिख पाओगे। और साथ ही साथ जितने ये दशमलव संख्या हैं इनका कोई निश्चित पैटर्न भी नहीं बन रहा, इसलिए ये क्या है? अपरमेय संख्या है। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक डाउट सभी के मन में आता है कि बताइए सर पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये तो 22/7 तो परमेय बन गया, p/q में लिख दिया आपने। तो फिर ये कैसे, ये दोनों चीज़ें कैसे फॉलो कर रहा है? तो सुनिए ध्यान से। पाई का मान 22/7 होता नहीं है, 22/7 के लगभग बराबर होता है। 22/7 होता नहीं है, मान लिया जाता है। समझ में आया? अब मैं ये जो डाउट है वो क्लियर करता हूँ आपको, कुछ समझिए ध्यान से। जैसे 22/7 है,
तो 22/7 एक परमेय संख्या है, बिल्कुल परमेय संख्या है। तो 22/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.142857, फिर 1428557, 1428557, 1428557 और डॉट डॉट डॉट। जबकि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415632 डॉट 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 चलती रह रही है। तो आप मुझे बताइए परमेय या अपरमेय की पहचानने के तरीके क्या हैं कि वो दशमलव संख्या जिसमें एक निश्चित पैटर्न हो वो परमेय होगी और जिसमें निश्चित पैटर्न ना हो वो अपरमेय होगी। तो बेटा ये परमेय है कि अपरमेय? बिल्कुल परमेय है, क्योंकि इसमें एक निश्चित पैटर्न है, इसमें एक निश्चित पैटर्न है, इसमें एक निश्चित पैटर्न है कि नहीं? बताओ, क्या इसमें एक निश्चित पैटर्न है? नहीं है। तो ये वाली कैटेगरी, ये वाली, ये चली आएगी किसमें? अपरमेय में। इसलिए पाई क्या बनेगी? अपरमेय संख्या। और ये 22/7 क्या होगी? एक परमेय संख्या। क्यों परमेय होगी? क्योंकि इसमें निश्चित पैटर्न है। इसके आगे क्या आएगा? 1428557। उसके आगे क्या आएगा? 1428557। तो आपको मालूम चल गया कि ये 22/7 है वो परमेय है, जबकि पाई क्या है? अपरमेय है। क्लियर है? अब 22/7 पाई का मान क्यों लेते हैं? क्योंकि आप देखोगे दशमलव के 2 अंक और इसके दशमलव के 2 अंक लगभग बराबर हैं, और आगे भी 3.14 है और 3.14 है, ये लगभग बराबर है, जबकि पूर्णतः बराबर नहीं है। इसलिए पाई का मान बराबर मान लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन पाई का मान 22/7 होता नहीं है। एकदम बात क्लियर हो गई आपको? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आगे अगला जो वीडियो है वो और अच्छा है क्योंकि इसमें आपने बेसिक जाना। इसके बाद अब आप जानेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में और काल्पनिक संख्याओं के बारे में, और आप अभाज्य क्या होती हैं, भाज्य क्या होती हैं, अभाज्य को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभाज्य को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और प्रचुर संख्याएं क्या होती हैं, अप्रचुर संख्याएं क्या होती हैं। बहुत सारी बातें हैं जानने को, जो कि हम अगली वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो के बाद देखिए, और आप, मैं बता रहा हूँ इसके बाद कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।